यस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द नाइट आई मेट आइंस्टाइन। इसमें क्या होता है, जो जेरोम वेडमैन है ये राइटर हैं, अमेरिकन प्ले राइट है और नॉवेलिस्ट भी हैं, जो नॉवेल्स पब्लिश करते हैं। तो उन्होंने आइंस्टाइन से मिलने पे क्या उनके साथ हुआ वो शेयर किया है। तो एक नाइट होता है, एक ऐसी रात जब राइटर वेडमैन ने आइंस्टाइन से मिलते हैं। तो ये एक, जैसे हमने देखा कि ये अमेरिकन प्ले राइट थे, अमेरिका से थे, और इन 1960 ही वॉन द पुलित्ज़र प्राइज़। इन्होंने एक प्राइज़ लिया था म्यूज़िकल ड्रामा में, जिसका नाम था फ्लोरेला। ये टाइटल का एक ड्रामा था, और ये इन्होंने कोलैबोरेट किया था जॉर्ज अबॉट, जेरी विजेक एंड शेल्डन हार्निक फॉर इट्स म्यूज़िक एंड लिरिक्स। उसके म्यूज़िक एंड लिरिक्स के लिए इन्होंने इन लोगों के साथ कोलैबोरेट किया था। ओके। और इनकी एक बुक है, आई कैन गेट इट फॉर यू होलसेल। इस पर एक्चुअली एक मूवी भी बन चुकी है, हैज़ ऑल्सो बीन यूज फॉर मूवी फॉर द सेम नेम। इसी बुक के नेम पर एक मूवी भी बनी है, और बहुत अच्छी बुक है ये, आई कैन गेट इट फॉर यू होलसेल। सो येस, हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी होती है, स्टार्ट होती है, व्हेन आई वॉज अ वेरी यंग मैन आई वॉज इन्वाइटेड टू डाइन एट द हाउस ऑफ फिलासॉफिस्ट आफ्टर अ वंडरफुल डिनर। क्या होता है कि एक दिन, एक रात को उन्हें, वो यंग मैन होते हैं, उस वक्त की कहानी है ये, उन्हें एक डाइन मतलब कि डिनर के लिए बुलाया जाता है उन्हें एक जगह पे। और वो बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही अच्छा डिनर होता है उनके पूरे लाइफ का। आवर होस्टेस टुक अस टू अ लार्ज ड्राइंग रूम। उनकी जो होस्टेस थी, होस्टेस मतलब जो डोर ओपन करे, क्लोज़ करे और लोगों को मतलब ट्रीट करती है, एज अ वेटर हम कह सकते हैं, बट ये फीमेल होते हैं होस्टेस। तो अ वुमेन हु इनवाइट्स गेस्ट टू सोशल इवेंट। सोशल इवेंट्स पे जो गेस्ट्स आते हैं उनको ध्यान रखना, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं, पानी या कोई भी चीज़, उन्हें गाइड करना। तो ये होती है होस्टेस। टुक अस अ लार्ज ड्राइंग रूम, एक बड़े से रूम में लेके जाती है। Chairs were being arranged. I am arranging the chairs for a concert. My hostess said, we are going to listen to a very good pianist. तो एक कॉन्सर्ट होने वाला रहता है। कॉन्सर्ट मतलब तो यूजुअली वी ऑल नो कि परफॉर्मेंस ऑफ म्यूज़िक बाय अ प्लेयर और सिंगर। यहाँ पे अभी एक प्लेयर और सिंगर, यहाँ सिंगर आने वाला है, तो सिंगर का कॉन्सर्ट है। और मोस्टली ऐसे ही कॉन्सर्ट्स होते हैं जो सिंगर की एक पूरा होल चैप्टर भी है द कॉन्सर्ट करके। तो ये कॉन्सर्ट का मीनिंग यूजुअली वी ऑल नो। तो हाँ, इसमें क्या होता है कि एक कॉन्सर्ट है ऐसा, हॉस्टेस बोलती है, और हम सब जानने आज बहुत ही अच्छे पियानिस्ट को सुनने वाले हैं। पियानिस्ट मतलब समवन हु प्लेज द पियानो। तो वो पर्सन जो कि पियानो प्ले करता है, तो वो बहुत ही खुश रहती है और ऐसा बोलती है। तो एवरीवन एल्स वाज अ वेरी हैप्पी, आई वाज नॉट। मतलब कि यहाँ पे जो विडमैन होते हैं राइटर, वो खुश नहीं होते हैं, बिकॉज़ उन्हें क्लासिकल म्यूज़िक नहीं पसंद होता है, समझ में नहीं आता एक्चुअली। तो बहुत सब यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट थे बोल रहे थे, सब बहुत खुश थे, बट वो नहीं खुश थे विडमैन, बिकॉज ही डिडेंट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूज़िक। वो बोलते हैं मैं क्लासिकल म्यूज़िक नहीं समझ सकता था, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता था। जैसे ही क्लासिकल म्यूज़िक्स चलते थे वो टोन डिफ हो जाते थे, मतलब कि से बिल्कुल बहरे हो जाना, अनेबल टू हेयर द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो नोट्स ऑफ म्यूज़िक। तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता था, बिल्कुल बहरे हो जाते थे ऐसा। फिर भी वो वहाँ बैठे। आई सेट डाउन सो दैट आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट एंड वेटेड फॉर द कॉन्सर्ट टू बीइंग। आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द म्यूज़िक आफ्टर इट बिगन। क्या बोलते हैं, फिर भी वो बैठते उधर, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें वो पसंद होता है, इसलिए कि लोग जैसे देख रहे थे, लोग कितने उत्सुक थे, वेटेड थे कॉन्सर्ट के लिए, तो उनके ही जैसा थोड़ा लगने के लिए, बिहेव करने के लिए, रिलेट करने के लिए, और इम्पोलाइट ना लगे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे बैठना तय किया और बैठे डिनर के बाद। और उनका अटेंशन वैसे भी नहीं था, वो नहीं दे रहे थे अटेंशन, बिकॉज़ वो टोन डिफ हो जाते हैं, वो म्यूज़िक उन्हें समझ में ही नहीं आता है, क्लासिकल म्यूज़िक्स। तो आफ्टर अ वाइल आई हेयर्ड एवरीवन क्लैपिंग, सो आई रियलाइज दैट द पीस वॉज ओवर। तो क्या बोलते हैं, कुछ देर बाद उन्हें ना तालियों की आवाज़ आती है, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि इसने कुछ तो ऐसा बोला है जिससे जेंटलमैन ने
कि इतना लोग तालियां बजा रहे, तो उन्होंने भी बाकी लोग की तरह तालियां बजाने लगे। ये नहीं समझा कि क्यों बजा रहे हैं, बस उन्होंने लोगों को देखते हुए तालियां बजाना शुरू कर दिया। आई हेयर्ड अ जेंटल बट फेम वॉइस सेइंग यू आर फॉन्ड ऑफ बैच। तो वो बैच मतलब यहाँ पे जो भी वो प्ले कर रहा था पियानिस्ट, और जो भी वो ऑर्गेनाइज कर रहा था वो, तो उन्होंने उनके लिए ऐसे क्लैपिंग वैपिंग की। फिर लोग देखने लगे बहुत खुशी से, बट उन्हें तो कुछ समझे ही नहीं, तो बस वो ऐसे ही टोन डिफ थे उस वक्त। आई न्यू वॉज एज मच अबाउट बैच आई डिड अबाउट न्यूक्लियर फिज़िक्स। बोलते मुझे उतना ही बैच के बारे में पता है जितना मुझे न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में पता है। मतलब उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है कि ये सब क्या हो रहा है, बिकॉज वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। आई वॉज गोइंग टू से समथिंग ऑर्डिनरी सो दैट आई कुड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। आई टर्न इन ऑर्डर टू लुक एट माई नेबर एंड आई सॉ a very famous face. It was someone with a shock of white hair and a pipe. क्या बोलते हैं, मैं ऑर्डिनरी ना दिखूँ, लोगों के से अलग ना दिखूँ और इस सिचुएशन से कैसे निकलूँ, वो सोच रहे थे। तो उतने में उनकी नज़र उनके बाजू में बैठे नेबर एक थे उन पर गई। अब वो देखते तो उन्हें लगता है ये तो बहुत ही फेमस फेस है, वाइट हेयर के साथ और मुंह में पाइप। और पाइप मतलब पहले के टाइम पे सिगारेट के लिए जो पाइप्स यूज़ होती थी ना, हाँ, तो उसके जैसे ही वो होता है, वही होता है वो। तो वो लेकर एक फेमस पर्सनालिटी लेकर बैठा था और वाइट शॉक्ड हेयर थे। अभी तक तो सबने गैस कर लिया होगा वो कौन थे, जिसने राइटर ने देखा जिसे फेमस फेस, तो वो आइंस्टाइन थे। आई न्यू दैट आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रुथ। वो बोलते कि मैं किसी से कुछ कहूँ ना कहूँ, लेकिन ये बहुत ही सही पर्सन है, फेमस पर्सनालिटी है, तो मुझे इनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे इन्हें सच बता देना चाहिए। तो ही लुक्ड एट मी एज इफ़ माई आंसर वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट। तो एक्चुअली क्या होता है ना, वो उन्हें आवाज़ आती है कि तुम बहुत इंटरेस्टेड लगते हो। तो उन्होंने सोचा कि अभी ये इतना पूछ रहे हैं तो ये इन्हें मैं सच बता ही देता हूँ। तो उन्होंने उसको देखा, फिर उन्होंने इतना इम्पोर्टेंस दिया वो आइंस्टाइन ने उनके आंसर को, जैसे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर हो, ऐसा राइटर को लगता है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट बैच। उन्होंने कहा आइंस्टाइन से कि मुझे बैच के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जैसे ऊपर उन्होंने बताया कि न्यूक्लियर फिज़िक्स जितना मुझे पता है उतने बैच के बारे में मीन्स उन्हें बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है। I said I have never heard any of his music. He looked surprised. उन्होंने ये भी कहा राइटर ने कि विडमैन ने कि मैंने कभी कोई म्यूज़िक नहीं सुना है, और ये सुनते ही बोलते हैं मैंने इस बैच की कोई भी म्यूज़िक नहीं सुनी है। ये सुनते ही आइंस्टाइन ने ऐसे सरप्राइजिंगली देखा है जैसे यू हैव नेवर हेard ऑफ बैच, ऐसा क्वेश्चन करते हैं फिर आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन उनसे क्वेश्चन करते कि तुमने सच में कभी नहीं सुना। तो वो कहते हैं राइटर, ही मेड इट साउंड एज इफ आई हैड सेड दैट आई हैड नेवर टेक अ बाथ। तो कहते हैं उन्होंने इतना सरप्राइजिंगली ये क्वेश्चन पूछा था जैसे मैंने कभी नहाया ही नहीं है या बहुत दिनों से नहाया ही नहीं है, ऐसे उनके टोन मुझे उनकी साउंड सुनाई दे रही थी। I would like to understand music so that I could understand Bach, I said, but I am not able to. I am tone deaf. कहते हैं मैंने ट्राई किया है लेकिन मुझे फिर भी नहीं समझता है किसी बैच का म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक बिल्कुल ही नहीं समझ में आता है। तो कहते हैं इसलिए मैं खुद को टोन डिफ मानता हूँ। तो जो ओल्ड मैन रहते हैं, मतलब आइंस्टाइन, वाइट हेयर की बात है, मतलब वो ओल्ड टाइम का ही है उनके, तो वो खड़े होते हैं। You will come up with me, he said. I just remained seated. I am requesting you to come with me, he said again. तो वो उठ जाते हैं आइंस्टाइन, और जो राइटर है विडमैन वो बैठे रहते हैं फिर भी, बिकॉज फिर आइंस्टाइन उन्हें फिर से बोलते हैं मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, उठो। तो वो चलते हैं। फिर क्या होता है, सो आई वेंट अप विथ हिम
फिर बोलते हैं मैं उनके साथ जाता हूँ। ही टुक मी टू अ रूम विच हैड अ ग्रामोफोन। आइंस्टाइन उन्हें उस रूम में लेके जाते हैं जिसमें ग्रामोफोन होते हैं। तो इन इट आस्क व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक। फिर कहते हैं उनसे, राइटर से, कि किस तरह की म्यूज़िक तुम्हें पसंद है। तो वो फिर बताते हैं कि वेल आई आंसर्ड, वो आंसर करते हैं उनके क्वेश्चन को, आई लाइक दैट हैव अ वर्ड्स एंड द काइंड ऑफ म्यूज़िक वे आई कैन फॉलो द ट्यून। उन्हें ऐसे जो जिस भी म्यूज़िक में वर्ड्स का यूज़ होता है वर्ड्स का यूज़, वो म्यूज़िक्स मुझे पसंद है। तो जिसकी मैं ट्यून को फॉलो कर सकूँ। हम भी कोई ऐसे गाने सुनते हैं तो उसके ट्यून को हम फॉलो करते हैं ना, जिसमें वर्ड्स होता है, तो उन्हें भी वैसे गाने पसंद थे। और जहाँ वो ग्रामोफोन रहता है उस रूम में उन्हें लेकर जाते हैं। ग्रामोफोन तो पता ही होगा ना, मशीन फॉर प्लेइंग रिकॉर्डेड म्यूज़िक। इसके बारे में पढ़ा ही होगा। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो रिकॉर्डेड रहते थे म्यूज़िक, वो प्ले करते थे। तो ही स्माइल एंड नॉडेड ऑब्वियसली प्लीज्ड, यू कैन गिव मी एग्जाम्पल परहैप्स। तो वो कहते हंसते और क्या करते, नॉडेड मतलब मूव्ड हेड अप डाउन टू इंडिकेट एग्रीमेंट। फिर थोड़ा सा सर हिलाते हैं अपना, ऊपर नीचे करते हैं ना हम लोग, करते हैं फिर सर ऊपर नीचे। तो वैसे उन्होंने हंसते हुए कहा, ऑब्वियसली ठीक है तुम्हें, लेकिन फिर भी कुछ तो पसंद होगा ना, मतलब किसी का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो राइटर जो रहते हैं वो बोलते हैं येस आई टोल्ड हिम, वो बताते हैं मैं बताया उनको, आइंस्टाइन को बताते हैं कि आई लाइक एनीथिंग बाय बिंग ग्रॉप्सी। ये भी एक अमेरिकन सिंगर हैं और एक्टर हैं, बिंग ग्रॉप्सी। और इनका विडमैन जो राइटर है, उन्हें कुछ भी अच्छा लगता है। तो एट वंस आई कुड हेयर बिंग ग्रॉप्सीज वॉइस फिलिंग द रूम। उन्हें उनकी वॉइस बहुत पसंद है और वो इनकी वॉइस को सुन सकते हैं, बिकॉज़ इनके जो सॉन्ग्स होते हैं वो ऐसे सिंगर है जिसमें इन्होंने वर्ड्स का यूज़ किया है। और ये भी अमेरिकन थे और हमारे राइटर भी अमेरिकन है, तो ये उधर पे ही रहते थे। सो नाउ कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट यू जस्ट हेयर्ड, ही सेड। तो अब वो पूछते कि अभी तुमने क्या सुना, ऐसा आइंस्टाइन पूछते हैं। तो द सिंपलेस्ट आंसर सेम टू बी सिंग द लाइन्स। तो सो आई सेंग इट बैक टू हिम। तो कहते हैं कि ठीक है मैं सुनाता हूँ। तो वो उनको एक लाइन सुनाते हैं, फिर वो आइंस्टाइन हंसते हैं, फिर बोलते हैं यू आर नॉट अ टोन डिफ। एक्चुअली वो ग्रामोफोन में वो जो एक म्यूज़िक रहता है वो प्ले करते हैं बीइंग रॉप्सी की। तो वो बोलते हैं कि अब तुम इसे रिपीट तो कर ही सकते रहोगे। तो राइटर बोलते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बिंग रॉप्सी का था। तो उन्होंने वो किया, फिर उसको आंसर किया, मतलब उन्होंने उसको रिप्लाई किया, जो भी ट्यून था जो भी था उन्होंने गाया। और फिर जो आइंस्टाइन है वो हंसते और बोलते किसने कहा कि तुम टोन डेफ हो, तुम टोन डेफ नहीं हो। फिर आई टोल्ड हिम दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, समथिंग आई हैड हेयर्ड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, सो इट्स डिडंट रियली प्रूव एनीथिंग। तो कहते कि ये मैंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम सुन चुके हैं ये गाना और मेरा फेवरेट है ये, तो इसको मैं बोल सकता था और मेरे लिए इजी था। तो फिर उसे आइंस्टाइन बोलते हैं नॉनसेंस। नॉनसेंस ऐसे हंसते हुए बोलते हैं इट प्रूव्स एवरीथिंग। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट अरिथमेटिक लेसन इन स्कूल? Suppose at your very first contact with number, your teacher had ordered you to work out a problem in, say, long division or fraction. Could you have done it? तो क्या कहते हैं आइंस्टाइन नॉनसेंस ऐसे हंसते हुए बोलकर और समझाते हुए राइटर को कि ये सब कुछ प्रूफ करता है। अगर तुमको याद आ रहा हो तुम्हारा फर्स्ट जो अरिथमेटिक लेसन तुमने स्कूल में सीखा था, जब तुमने फर्स्ट टाइम नंबर से कांटेक्ट किया था, नंबर को समझा था, तो क्या हुआ था? टीचर ने तुम्हें डायरेक्टली अगर डिवीजन और फ्रैक्शन दिया होता तो क्या तुम कर सकते थे वो? तो क्या बोलते हैं राइटर, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं मैं नहीं कर सकता था। सिर्फ नंबर पता होने से हम फ्रैक्शन या डिवीजन नहीं कर सकते ना, हमें उसके लिए क्या चाहिए? एग्जैक्टली इट इज़ लाइक लर्निंग मैथ्स। ओके,
तो मैथ्स जैसे लर्न करते वक्त नंबर से कांटेक्ट बनाना होता है हमें, उसी तरह फिर हमें पहले प्लस, एडिशन, माइनस, पूरा सबको सब्ट्रैक्शन जो भी है ये सब सिखाते हैं। फिर डिवीज़न पे जाते हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फिर फ्रैक्शन, ऐसे हम बढ़ते हैं ना एक एक स्टेप। तो वैसे म्यूज़िक में भी होता है, ऐसा आइंस्टाइन समझाते हैं राइटर को। तो इट इज़ लाइक learning maths. You have to learn addition and subtraction in order to do multiplication and division. Now I am playing something a little more advanced. तो कहते हैं कि ये उसी तरह है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने से पहले हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पता होना चाहिए, और उससे पहले भी हमें नंबर्स पता होने चाहिए। तो अभी आइंस्टाइन बोलते हैं मैं अभी कुछ ऐसा प्ले कर रहा हूँ जो जो तुमने अभी सुना है वो थोड़ा सा उससे एडवांस्ड है, ग्रामोफोन में वो प्ले करते हैं। इट वॉज जॉन मैककॉर्माक सिंग द ट्रम्पेटर्स। जो ट्रम्पेटर देखा होगा, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो ये उसमें वो गाते हुए ये भी बजाते हैं। तो सिंग दैट बैक ही ऑर्डर, बोलते हैं कि ये वापस तुम रिपीट करो, गाओ। तो वो उसे फिर करते हैं। एंड वी वेंट ऑन फ्रॉम लेवल टू हायर लेवल अंटिल ही वॉज प्लेइंग जस्ट म्यूज़िक विदाउट वर्ड्स। अभी जो ये गाने सुन रहे थे वो विदाउट वर्ड्स के उनको आइंस्टाइन सुना रहे थे। स्टार्टिंग में उनके फेवरेट सिंगर को ऐसे उन्हें सुनाया ताकि इंटरेस्ट आए। उसके बाद इन्होंने वो ऐसे लेवल अप करते गए, हाई लेवल पे जाते गए, जब तक उन्हें विदाउट वर्ड्स के म्यूज़िक सुनाते गए, जब तक उन्हें ये ना समझ में आए एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो आई वॉज अमेज्ड दैट दिस ग्रेट मैन वॉज पेइंग कंप्लीट एक्शन टू मी सो दैट आई कुड लर्न समथिंग न्यू। It was as if I was the most important person in his world. Suddenly he got up and turned off the gramophone. क्या होता है कि वो जो राइटर है हमारे विडमैन, वो बहुत ही अमेज्ड फील करते हैं कि इतनी ग्रेट पर्सनालिटी, इतने ग्रेट मैन मुझ पे इतना अटेंशन दे रहे हैं, और मुझे कुछ नया सिखाने के लिए उनका इतना अटेंशन देना मतलब बहुत ही ग्रेट बात थी उनके लिए। तो इट वॉज एज इफ़, क्या बोलते हैं कि मैं ऐसे लग रहा था मुझे कि वो उनके वर्ल्ड में, उनके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है आइंस्टाइन के। ऐसे आइंस्टाइन उन्हें अटेंशन देकर समझा रहे थे। फिर वो उठते हैं और जो ग्रामोफोन रहता है उसको ऑफ करते हैं आइंस्टाइन। नाउ यंग मैन ही सेड वी आर रेडी टू लिसन टू बैच। अब कहते हैं तुम बैच को सुनने के लिए रेडी हो। तो क्या होता है, जो बैच रहता है वो विदाउट वर्ड्स का म्यूज़िक होता है, बिकॉज वो पियानो के साथ करने वाला रहता है। तो कहते हैं तुम रेडी हो, विडमैन को आइंस्टाइन कहते हैं। नाउ यंग मैन यू आर रेडी, तुम अब रेडी हो, अभी हम चलते हैं सुनने के लिए। वी वेंट डाउन एंड सेट इन द हॉल। वो दूसरी जगह जाते हैं ना, उनको ग्रामोफोन वाले एक बड़े से रूम में लेकर उन्हें सुनाने के लिए, समझाने के लिए। तो अभी वो हॉल में वापस नीचे आते हैं। तो जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू लिसन। तो आइंस्टाइन कहते हैं कि अब तुम खुद को अलाउ करो ये सुनने के लिए। ही सेड दैट ऑल देयर इज़ इट टू इट। तो कहते हैं हाँ मैं रेडी हूँ और अभी मैं सुन सकता हूँ। आई हैव हेयर दैट पीस पेस मैनी टाइम्स सिंस दैट डे। बोल रहे हैं राइटर कि तब से, जब से मुझे आइंस्टाइन ने समझाया उसका मीनिंग, उस दिन से अब तक मैंने कई बार ये बैचेस का जो भी था म्यूज़िक वो कई बार सुन चुके हैं जब से आइंस्टाइन ने समझाया। बट आई एम नेवर अलोन। आई एम सिटिंग बिसाइड अ स्मॉल मैन विद द शॉक ऑफ अनटाइडी हेयर एंड अ पाइप इन हिज माउथ। बोल रहे थे कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ आइंस्टाइन थे जिनके शॉकिंग हेयर्स थे। उनके हेयर्स का तो स्टोरी हम जानते हैं, वो कभी अपने हेयर्स को मतलब ऐसे, वो इतने क्रिएटिव माइंडेड थे ना आइंस्टाइन कि वो सिर्फ अपने वर्क पे ध्यान देते थे। वो कैसे दिख रहे हैं इट डजेंट मैटर टू आइंस्टाइन। ओके, सो he having the shocked untidy hair and pipe in his mouth. He has eyes that are unusually warm,
When the concert ended, I too was able to clap sincerely. Out hostess came towards us. We both stood up. क्या होता है यहाँ पे कहते हैं कि पहले तो मैंने ऐसे ही लोगों को देखा था और कंसंट्रेट भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, टोन डिफ हो गया था और क्लैपिंग की थी. बट दिस टाइम व्हाट हैपन, उन्होंने बहुत ही सिंसियरली क्लैपिंग की, ईमानदारी से क्लैपिंग की, क्योंकि इन्होंने इस बार वो गाना जो बैच है, म्यूज़िशियन जो भी बजा रहे हैं, उसको ध्यान से सुना, समझा और फिर क्लैप किया. फिर जो ख़त्म हुआ कॉन्सर्ट, फिर वो लोग वहाँ से निकलने के लिए उठते हैं, तो आज जो उनकी हॉस्टेस थी वो उनके तरफ आती है और वो लोग फिर खड़े होते जाने के लिए. तो हॉस्टेस जो रहती है वो आई एम सॉरी डॉक्टर आइंस्टाइन ऐसा बोलती है. हॉस्टेस आइंस्टाइन को वो बोलती है, माई यंग फ्रेंड हेयर एंड आई हाउ सॉरी, शी सेड गिविंग मी अ कोल्ड लुक. फिर वो कोल्ड लुक देती है, दैट यू मिस्ड सो मच, मतलब ऐसे थोड़ा सा टेंस्ड बोलती है होकर कि आपने ये मिस किया, मतलब आप इतने टाइम तक नहीं थे. तो आइंस्टाइन भी उसे बोलते हैं आई एम सॉरी टू, और कहते हैं कि माई यंग फ्रेंड हेयर एंड आई हाउ एवर वेर इंगेज्ड इन द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी ऑफ विच अ ह्यूमन बीइंग इज़ कैपेबल. तो कहते हैं कि हम हॉस्टेस को वो भी सॉरी बोलते हैं आइंस्टाइन, और कहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड के साथ, यंग फ्रेंड के साथ यहाँ पे एक ग्रेट एक्टिविटी कर रहा था, जिसमें मैं ये समझा रहा था कि हम ह्यूमंस कैपेबल है हर चीज़ के लिए. ऐसा अपने फ्रेंड को समझा रहा था, यंग फ्रेंड को, मतलब हमारे राइटर को, विडमैन को. शी लुक्ड पजल्ड, रियली शी सेड, एंड वॉट इज़ दैट. वो कहती है, वो एकदम पजल्ड हो जाती है और कहती है रियली, और कहती है कि अच्छा वो क्या था फिर. तो आइंस्टाइन हंसते हैं और अपना जो हाथ है वो उस अपने फ्रेंड के शोल्डर पे रखकर फिर वहाँ से ओपनिंग अप द फॉर्चुनेट ऑफ ब्यूटी, मतलब वहाँ से निकल हंसते हुए स्माइल देकर वहाँ से अपने फ्रेंड के साथ निकल जाते हैं. ये सब विडमैन बहुत ही हैप्पी फील कर रहे थे, बहुत अमेज्ड फील कर रहे थे.